यस। Apparatus used to produce stationary waves on a stretched string and is shown in figure 7.1. The frequency generator is switched on. Describe two adjustments that can be made to the apparatus to produce stationary waves on the string. अच्छा जी, क्या क्या कर सकते हो? कोई आइडिया आ रहा है जहन में? No. देखो, जब भी आप स्टेशनरी वेव बनाते हो तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टेशनरी वेव जो है वो आपके पास हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनती, राइट? तो स्टेशनरी वेव के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, सो यू हैव टू चेंज और यू हैव टू लाइक कस्टमाइज और यू हैव टू लाइक चेंज द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली, तब जाके आपके पास वो स्टेशनरी वेव क्रिएट होगी, राइट? सो आपने पहले कहा कि भाई आप तो ये कह सकते हो कि चेंज द फ्रीक्वेंसी, राइट? चेंज द फ्रीक्वेंसी, क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरी चीज हमने कहा था कि जब हम स्टैंडिंग वेव बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने ये लेंथ का बहुत ख्याल रखा था, याद है तुम लोग को? हमने कहा था कि भाई इस लेंथ के अंदर जो है वो हमारे पास लेमडा आ रहा है, हाफ लेमडा आ रहा है, कोई 3/4 4/4 आ रहा है, याद है ना? तो हम इस लेंथ को, इस वेव लेंथ को, हम पुली को, वाइब्रेटर को आगे पीछे करके इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन चेंज द लेंथ। सर लेंथ के ऊपर वापस से बताएंगे? देखो हमने जब स्टैंडिंग वेव का चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर के अंदर ना हमने ये कहा था कि ये जो लेंथ होती है ना बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट, ये वाइब्रेटर का एक फिक्स पॉइंट है और ये पुली वाला, सो इसके अंदर जो है हमने ये कहा था कि हाँ, ये जो लेंथ होती है इसके अंदर कितनी वेव आ सकती है, आधी वेव हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्वार्टर वेव कर सकते हैं, 3/4 5/4 एंड ऑल दैट। तो वो एडजस्टमेंट जो है ना वो हमारी लेंथ से डिपेंडेंट है, तो अगर अगर हम लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो काफी उससे हमारे पास फर्क पड़ेगा और स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी, राइट? ओके सर। अच्छा जी। अब दूसरी चीज ये है, अच्छा एक और चीज ये हो सकती है कि हमारे पास मास हम चेंज कर सकते हैं, सही है? और मास के चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? मास के चेंज करने से ये फर्क पड़ेगा कि ये जो मास है ना ये बेसिकली स्ट्रिंग को टाइट रख रहा है, राइट? तो अगर तो मास बहुत कम होगा तो स्ट्रिंग लूज ही होगी, तो उसकी वजह से जो स्टेशनरी वेव जनरेट नहीं हो पाएगी, सही? तो हमें स्ट्रिंग को टाइट रखना है तब जाके स्टेशनरी वेव जनरेट हो पाएगी, समझ पा रहे यस सर। हो? ओके, आ जाओ आगे, आ जाओ राबे, आगे चलो प्लीज। Describe the features that are seen on this string that indicate the stationary waves have been produced. ओके, जब भी स्टेशनरी वेव होती है हमें जो है वो हमेशा वो दिख रहे होते हैं, नोड्स एंटी नोड्स दिख रहे होते हैं, राइट? या वेरिंग एम्पलीट्यूड दिख रहे होते हैं, आप इस तरह से कह रहे हो, समझ लो? सो सीरीज ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ, अगला पार्ट। The variation with time t of the displacement x of a particle caused by a progressive wave r is shown in figure 7.2. For the same particle, the variation with time t of the displacement x caused by a second wave s is also shown in figure 7.2. Determine the phase difference between wave r and wave s and include an appropriate unit. ओके, अच्छा जी, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कुछ है आइडिया? यस। Third Waitana, fraction of the wave over wavelength over multiplied by 360. ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो वेव हैं तो फ्रैक्शन ऑफ अ वेव बेसिकली उन दोनों वेव के डिस्टेंसेस, उन दोनों वेव को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लोगे, राइट? लाइक दिस। सो ये तो आप ये वाला डिस्टेंस ले लो, ये तो आप दोनों के पीक्स को ले लो कि दोनों के पीक्स कितने दूर हैं, सही है? कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, सो आसान वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास ये वाला होता है, राइट? सो अगर हम ले लें, सो 1 2 3 4 5, सही है? तो सही है, सो अब हमारे पास जो है ना ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, सो इट्स बेसिकली 0.1. 0.1, परफेक्ट।
सही है। सो 0.1 सही है। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ अ वेव। हमें पता है कि हमारे पास जो है एक वेव पूरी जो है वो कितनी, उसकी वेवलेंथ कितनी है 0.6 की, अगर आप देख पाओ। तो एक पूरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो पहली वाली वेव लो दूसरी वेव लो, ये 0.6 पे एंड हो रही है। और अगर दूसरी वाली वेव देख रहे हो तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो यहाँ पे जा रही है, तो वो भी 0.6 की होगी, राइट, क्योंकि हम बात करते हैं इसके अंदर कोहेरेंट वेव होनी चाहिए, राइट। सो 0.6 इंटू, अच्छा 0.6 कॉरस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज। और यहाँ पे अगर हमारे पास 0.1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वेव होगी वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, राइट। कितना आ रहा है? 60. परफेक्ट। सही है, समझ में आया? Yes. ओके, आगे चलो। Calculate the ratio intensity of wave R over intensity of wave S. ओके, अच्छा इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का रिलेशन किससे होता है जो आप यहाँ से ग्राफ से रिलेट करोगी? Amplitude. गुड, हो गया। Yes, तो sir. आर का एम्पलीट्यूड अलग आ जाएगा, एस का अलग आ जाएगा, सही है। सो 3.24, 3.4 इसका आ जाएगा 2.2, राइट। सो आर हमारे पास आ जाएगा 3.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, हमारे पास आ जाएगा 2.2 का स्क्वायर, राइट। जरा निकाल दोगे प्लीज? 2.4. 2.4 या 0.4? 2.4. ओके परफेक्ट, चलो। ओके आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन अब्दुल्ला ने करना है, अब्दुल्ला शेख। Okay, state the conditions required for the formation of stationary waves. The waves should be of the same type and they should be traveling with the same speed. They should have the same frequency, wavelength, and amplitude. They must travel in opposite directions and they should overlap. वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, सही है। सो हमने कहा कि भाई वेव travel in the opposite direction with same speed, frequency, wavelength and amplitude. सही है, and superpose and overlap कह लो, superpose कह लो on each other. Okay, आगे चलिए please. One end of a string is attached to a vibrator. The string is stretched by passing the other end over a pulley and attaching a load as illustrated. The frequency of vibration of the vibrator is adjusted to 250 Hz and a transverse wave travels along the string with a speed of 12. The wave is reflected at the pulley and a stationary wave is formed. Figure 4.2 shows a string between points A and B at time t is equal to t1. तो क्या होगा? अच्छा जी, ये इन्होंने वेव दिखा दी। आगे चलो, अभी हम लोग ने क्वेश्चन क्लास में किया था, आगे आ जाओ। At time t equal to t1, the string has a maximum displacement. Calculate the distance A and B. तो wavelength ही ढूंढनी है। नहीं वे, अच्छा ओके चलो, कंफ्यूज करते हैं आपको। इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, इन्होंने फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फॉर्मूला क्या लगाओगे? V is equal to F times lambda. ओके, सो हमारे पास वी उन्होंने दे रखा है 12, फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी हुई है हमें 250, वेवलेंथ कितनी आ रही है? There's 0.048. ओके, एग्जैक्ट आ रही है 0.048 या आगे भी कुछ है? Sir, exact. क्या डिस्टेंस यही होगा या कुछ और होगा? सर डिस्टेंस चाहिए होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने अभी तक जो निकाला उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज आई है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली 0.48, राइट। एंड हमारे जी पास सर। अभी मजीद हाफ ऑफ द वेव है, राइट।
सो हाफ ऑफ द वेव के लिए हमें क्या करना होगा कि 0.48 को डिवाइड बाई 2 करके सी के अंदर ऐड कर देंगे, राइट? Yes, sir. डिवाइड बाई 2 और प्लस कर देंगे, राइट? सो ये कितना बन जाएगा 0.24, तो 0.526272, 0.72 मीटर्स। ओके, आ जाओ आगे आ जाओ। 0.072. सॉरी। ओके चलो। On figure 4.2, sketch the position of the spring between A and B at times t is equal to t1 plus 20 millisecond. Label this line P. 2 मिलीसेकंड। 2 millisecond. हाँ जी। अच्छा, अभी तुम लोग को याद होगा ये क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में जब हम पहले वो चैप्टर पढ़े थे वेव का तो हमने किया था, राइट? इस तरह की चीजें। अच्छा जी, जरा आ जाओ। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड निकाल लो कि फ्रीक्वेंसी से अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो 1/250 करो, कितना आता है? 0. 4 into 10 power minus 3. ओके, 4 मिलीसेकंड्स, राइट? उसने कहा कि t+2 मिलीसेकंड, इसका मतलब है कि एक दफा उसकी ऑसिलेशन पूरी हो चुकी होगी और दूसरी दफा आधी होगी, राइट? ऐसे ही ना भाई? जी सर. सही है। सो अगर ये t=t=t1 है, राइट? सो t यानी t=t1 है, तो इसका मतलब है ये एक ऑसिलेशन बाद ही अपनी इसी स्टेट पे पहुंच जाएगी। सो बेसिकली आपने सिर्फ क्या करना है, 2 मिलीसेकंड के लिए बनाना है। और 2 मिलीसेकंड क्या है? हाफ ऑफ द वेव, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है, राइट? समझ रहे हो? यस सर. नहीं समझ रहे हो? बोलो क्या मसला है। फिर समझ गया. पक्का? जी सर. ओके, सो अगर दो पार्टिकल को तुम, ये 3 पार्टिकल को पकड़ के चलो, इन 3 पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, राइट? सो इन तीन पार्टिकल को अगर हम पकड़ें तो यहाँ पे हमारे पास जो है देखो 1 2 3 4 4 मिलीसेकंड है, राइट? सो ये वाला पार्टिकल जब नीचे आएगा और ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जाएगा और ये वाला पार्टिकल जब नीचे आएगा, सो उसको 1 मिलीसेकंड होगा उस वक्त तक, राइट? 1 मिलीसेकंड, राइट? अच्छा, उसके बाद जब वो एक और नीचे आएगा, सो ये वाला पार्टिकल जब यहाँ से एक और नीचे आएगा, सो 1 मिलीसेकंड फर्दर, 1 मिलीसेकंड फर्दर ऊपर जाएगा और ये 1 मिलीसेकंड यहाँ से फर्दर नीचे आएगा, राइट? तो बेसिकली वेव बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो चुकी होगी, लाइक लाइक दिस। ब्रो क्लियर हो रहा है? यस अब्दुल्ला, जी सर. क्लियर हो गया? समझ में आया? यस सर, हो गया क्लियर. सही है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडिंग वेव होती है वो आगे पीछे नहीं जाती, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट होती है, राइट? सो ये हो गया। ओके, अगला पार्ट आओ, सेकंड पार्ट। t1 plus 5 millisecond. हम्म। अच्छा, T1 का मतलब है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन तो इसकी T1 ही की फॉर्म में जो इसने बोल्ड लाइन से शो की हुई है, राइट? 5 मिलीसेकंड का मतलब ये है कि आपको पता है कि 4 मिलीसेकंड का तो अगेन T1 हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि वो 4 मिलीसेकंड पे वो अपनी दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, और 1 मिलीसेकंड जब वो होगा तो बेसिकली क्वार्टर ऑफ द वेव आगे पीछे जाएगी, ऐसे ही। यस सर, ऐसे ही हो. सो अगर आपके पास ये वेव है, सही है, सो बेसिकली 4 मिलीसेकंड पे तो एग्जैक्टली वही रिपीटिशन हो जाएगा क्योंकि वो पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड हो गया, राइट? तो उसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, नेट इफेक्ट, राइट? तो 1 मिलीसेकंड का नेट इफेक्ट दिखेगा। सो अगर ये 3 पार्टिकल पकड़ के चलो, सो 1 मिलीसेकंड पे वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ये अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ये अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सो आपको डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखेगी, राइट? क्लियर हो गया? जी सर. अगर तो तुम्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो तुमने वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर जिस जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो वीडियो लेक्चर देखे स्टैंडिंग वेव के पहले, दो उससे समझ में आ जाएगा, सही है? चलो, चलो ये करवाते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला जरा ये देखोगे? State the differences between a stationary wave and a progressive wave. हम्म। Sir, stationary wave with energy is not transferred, while in a progressive wave the energy is transferred without the transferring of the medium. परफेक्ट, मूव ऑन। The phase of two adjacent vibrating particles. The phase, sir, in stationary waves, I think it's only 0 and 360. स्टेशनरी वेव, ओके। And then progressive में
पता नहीं सर। ओके, सो देखो प्रोग्रेसिव के अंदर जो ना, स्टेशनरी वेव के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट फेज रहता है, राइट, इनसाइड द लूप। और लाइक अगर लूप चेंज कर दो तो पाई का फेज डिफरेंस होता है, 2 पाई का नहीं होता है, राइट। सो स्टेशनरी वेव के अंदर जो है हम कहते हैं कि एडजेसेंट एडजेसेंट पार्टिकल इन फेज, राइट, और यहाँ पे एडजेसेंट पार्टिकल आउटसाइड। पार्टिकल आउट ऑफ द फेज। चलो आगे आ जाओ। सर वो पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? नहीं। क्या मतलब नहीं दिख रहा अच्छा है? मेरे सर पास दिख तो रहा दिख रहा। पूरा। ओके ओके। A tube is open at both ends. A loudspeaker emitting sound of a single frequency is placed near one end of the tube, as shown in figure 3.1. The speed of the sound in the tube is 340 meter per second. The length of the tube is 0.60 meter. A stationary wave is formed with an antinode A at each end of the tube and two antinodes inside the tube. हम्म। तो क्वेश्चन क्या था? अच्छा ओके। Here, what is meant by an antinode of a stationary wave? एंटीनोड पे आपके पास बेसिकली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, तो आप ये कह सकते हो, राइट। सो पॉइंट विद So maximum displacement जो दो adjacent particles के लिए वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट से हम बात नहीं करते, वो एम्पलीट्यूड से बात करते हैं, राइट। सर लेकिन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही था। वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे हर पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है, राइट। सो आप ओ अच्छा डिस्प्लेसमेंट ओके को वो उससे करोगे ना तो वो गलत होगा। सो पॉइंट विद द ओके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ओके। ओके। अच्छा जी, अच्छा ये मैं अपनी होशियारी कर रहा था, तो ये हमारे पास हो जाएगी लाइक दिस, राइट, लाइक दिस, ओके। ओके आगे आ जाओ। State the distance between a node and an adjacent antinode. ओके, सो अच्छा, नोड और एडजेसेंट एंटी नोड का मतलब ये है कि आपको क्वार्टर ऑफ द वेव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर नोड आ रहा है तो ये एंटी नोड आ रहा है, ये सॉरी ये नोड आ रहा है और ये 3 नोड आ रहे हैं, राइट। सो अब आप बेसिकली क्वार्टर ऑफ द वेव निकाल लो कि क्वार्टर ऑफ द वेव कितनी आ रही है, राइट, क्योंकि वो बोल रहा है नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, ये वाला डिस्टेंस मांग रहे हैं, राइट। सो जी अच्छा, सर। अगर आप देखो सो यहाँ पे कितनी वेव आ रही है, ये आधी, एक और डेढ़, सही है। सो 1.5 वेव इज एक्चुअली इन द 0.6 ऑफ द वेवलेंथ, राइट, एंड 0.6 लेंथ का ट्यूब के अंदर आ रही है, राइट। एंड 0.6 डिवाइड बाय 4 का कितना होगा? नहीं, एक मिनट एक मिनट, देखो ये तो आप इस तरह से क्वार्टर्स के हिसाब से चल लो कि 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर एंड 6 क्वार्टर। सो बेसिकली आप ये कह लो कि अगर 6 क्वार्टर जो है वो 0.6 के अंदर आ रहे हैं, राइट, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन 1 क्वार्टर, राइट, तो वो कितने में आएगा? समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे घुस रहा है। फिर वापस से बताएंगे। देखो, आपको एक क्वार्टर का डिस्टेंस चाहिए, यानी क्वार्टर ऑफ द वेव का डिस्टेंस चाहिए, राइट। जी। और ये जो वेव हम मैंने बनाई है ब्लू कलर से, इसके अंदर 6 क्वार्टर आ रहे हैं, राइट। यस। तो 6 क्वार्टर जो है वो आपके पास 0.6 के अंदर आ रहे हैं, क्लियर। यस। सही है। सो 6 क्वार्टर जब 0.6 के अंदर आ रहे हैं, तो एक क्वार्टर जो कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितने में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, राइट। ओके ओके। सही है। या तो इस तरह से निकाल लो कि 6 डिवाइडेड बाय 0.6 करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सही है, तो 0.1 आ जाएगा शायद। अच्छा, एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, आप ये कह सकते हो कि भाई इसके अंदर जो है वो डेढ़ वेव आ रही है, राइट। हमने कहा था कि भाई 1.5 वेव आ रही है 0.6 के अंदर, राइट। तो पहले तो हमने एक वेव का फिर वेवलेंथ निकाल लेते हैं, राइट। सो जब आप वेवलेंथ निकालोगे, सो 1.5 डिवाइड बाय 0.6 कर दोगे, सो आपके पास आ जाएगा 3 2 6, 3 5 15, राइट, 2.5 आ जाएगी। है या एक मिनट गलत कर दिया कुछ?
1.5 डिवाइड बाय 0.6, 2.5 ही आ रही है। और 2.5 को जब डिवाइड बाय 4 करोगे, 2.5 डिवाइड बाय 4, तो अबे यार ये तो उल्टा हो रहा है। 6 डिवाइड बाय 1.5, ओके, उल्टा कर दिया ना मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5, राइट। तो उससे हमें एक वेव की वेवलेंथ पता चल गई, जो कि है मेरे पास 0.4 मीटर की एक वेवलेंथ, राइट। और हमें उस एक वेव का क्वार्टर निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो है नोड से एंटी नोड जब हमारे पास क्वार्टर होता है, राइट। सो डिवाइड बाय 4 करेंगे 0.1 आ जाएगा, राइट। समझ पा रहे हो, दोनों तरीके से समझ पा रहे हो? जी सर। परफेक्ट, ओके, आगे आ जाओ। Determine for the sound in the tube the wavelength. वो हमारे पास आ गई 0.1, अगर हमने निकाला पीछे वाले पार्ट में, तो 0.1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा आपके पास 0.4, राइट। Yes sir. चलो भाई फ्रीक्वेंसी की बात बताओ कि किस तरह से करेंगे। Sir, I think speed दी हुई थी। आई डोंट नो, नहीं मेरे ख्याल से नहीं दी But हुई। I think it was given. अच्छा, ओके ओके, सही, ये रही द स्पीड ऑफ द So V is साउंड। equal to F lambda we can use. ओके, so you are saying v equals to f lambda, okay. So we know the speed 340, we know the wavelength 0.4, और f आ जाएगा। Sir calculator नहीं है अभी। अबे क्या कर रहे हो, तुम्हारी नाक क्यों खराब चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है नजला वजला होगा। सर तबीयत खराब है थोड़ी सी। फरिश्ते तो नहीं दिख रहे ना भाई, मेरे अलावा? जी सर। फरिश्ते फरिश्ते तो नहीं दिख रहे ना भाई, ले जाने वाले? नहीं। बरीरा को तो दिख रहे हैं भाई, उसकी उसकी तो हालत खराब है। ये तुम दोनों सऊदीया वालों को ये हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे खतरनाक हालत चल रही है। अच्छा जी, खैर। जी सर वायरल था ना। अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए भाई तुम लोग पे। ओके, खैर, तो आगे आ जाओ, अगला क्या कहते हैं? Determine the minimum frequency of the sound from the loudspeaker that produces the stationary wave in the tube. अच्छा, वो बोल रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, राइट। सर वापस से बोलिएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो सबसे छोटा हार्मोनिक बन रहा है, जो सबसे फंडामेंटल हार्मोनिक बन रहा है, राइट। ओके। राइट, तो फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। और अगर ट्यूब बोथ एंड से ओपन हो, मतलब इस केस के अंदर, तो सबसे फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे भी एंटी नोड आना चाहिए और यहाँ पे भी एंटी नोड आना चाहिए, क्योंकि दोनों ओपन एंड है, राइट। ओके। सही हो गया। अच्छा जी, सो अब हमें पता चलेगी कि हाफ ऑफ द वेव इज एक्चुअली इनसाइड द 0.6 मीटर लेंथ, राइट। सो फॉर द फुल वेव हमारे पास जो वेवलेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी 1.2, राइट। सो 1.2 का वेवलेंथ आ गया हमारे पास, फिर इस स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 340, राइट। डिवाइड कर दोगे, 340 डिवाइड बाई 1.2 कितना आ रहा है? अच्छा, तुम लोग मेरे इंतजार में बैठे हो। 340 डिवाइड बाय 1.2, ओके, सो 288 आ रहा है, 283 आ रहा है। सही है, चलो। तो ये आप फिर कर सकते हैं। क्या चीज़? तो ये फर्स्ट हार्मोनिक वाला। ओके, कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से आपको क्या पता चल रहा है? फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है। फर्स्ट हार्मोनिक पता चल रहा है, ओके। अब आपको पता है कि इस सिस्टम के अंदर फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है, जो गिवन सिस्टम है ना, इसके अंदर फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है कि जिसकी लेंथ 0.6 की है, राइट। ये आपके पास सिस्टम है, सही है। और इसके अंदर फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है लाइक दिस, राइट। सो इसकी लेंथ हमारे पास है 0.6, राइट। अब देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक के लिए कितनी वेव आ रही है, अब जो दिख पा रहे हैं कितनी वेव है, क्वार्टर वेव है, आधी वेव है, कितनी है? फिर हाफ है। हाफ ऑफ द वेव है। हाफ ऑफ द वेव आ रही है 0.6 में। अगर पूरी वेवलेंथ मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? टाइम्स 2 कर देंगे। परफेक्ट, 1.2 की आ गई वेवलेंथ, राइट। और हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा के सॉल्व कर लेंगे, राइट। समझ रहे भाई? ओके सर।
जी सर। अच्छा, इसके अलावा हमने एक वो वाले फॉर्मूले भी पढ़े थे कि एफ इज इक्वल टू एन वी ओवर फोर एल, तो हमने वो वाली खच्चर खुआरी की थी, वो तो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं हम, सही है। सो बेसिकली अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे टू टू टाइम्स जो किया वो हमने ये वेवलेंथ को किया, राइट। और एल हमारे पास है 0.6, सही है, 0.6, और स्पीड हमारे पास थी 340, राइट। सो अगर आप इससे करोगे तो इससे भी आपके पास आंसर सेम आएगा, राइट। समझ रहे हो? 288 283 आ रहे हैं, सही है, चलो। ओके, आगे आ जाओ। हाँ जी, अगला बंदा कौन है? कासिम भाई, कासिम भाई जरा ये क्वेश्चन देखना प्लीज। Yes. State the conditions required for the formation of a stationary wave. सर फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए, ये और और दूसरा नहीं पता। देखो, वो जो था फेज डिफरेंस जीरो होने चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या फिर जो है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिंग होना चाहिए, वो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन था। समझ पा रहे हो कि स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंस बिटवीन क्या आ रहा था, राइट। वो हमारे पास एक जी। कहानी थी। यहाँ पे वो पूछे कि स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे से हो रही है, राइट। तो उसके लिए हमें चाहिए टू वेव, राइट, मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, with the same frequency, same amplitude, same speed, same wavelength, right. So ये सारी चीजें, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लैम्डा, सेम वेलोसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड, राइट, ये चार चीजें सेम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए। सो ये तीन काम होंगे तो स्टेशनरी वेव बन जाएगी। समझ पा रहे हो भाई? जी सर। चलो आगे आ जाओ। A horizontal string is stretched between two fixed points x and y. The string is made to vibrate vertically so that a stationary wave is formed at one instant. Each particle of the string is at its maximum displacement as shown in figure 4.1. P and Q are two particles of the string. The string vibrates with a frequency of 40 Hz. Distance xy is 2 meters. State the number of antinodes in the stationary wave. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसने ये क्यों लिखा है कि ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग इज एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है? यस, मैक्सिमम। चलो अगर ये वाले पार्टिकल के बारे में बात करें तो चलो समझ में आता है मैक्सिमम पे। ये वाला कैसे मैक्सिमम पे जा रहा है? ये वाला कैसे जा रहा है? ये वाला कैसे जा रहा है? ये वाला कैसे जा रहा है? समझ पा रहे हो? क्या मतलब समझ पा रहे हो कि ये क्यों होगा, ये इसे क्यों लिखा है? Yes. ओके, सो प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है ना कि मैक्सिमम उसने बोल रखा है, क्यों है वो समझ लो। Yes. बेसिकली स्टैंडिंग वेव के अंदर हमने बात की थी कि जो भी पार्टिकल जहाँ पे भी होता है वही उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, चाहे वो अब आधे आधे हाफ पे हो, चाहे वो फुल पे हो, चाहे वो मीन पोजीशन पे कहीं पे भी हो, राइट। सो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है तो वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, यानी मैक्सिमम यानी वो एम्पलीट्यूड पे। एक पार्टिकल यहाँ पे, वो भी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। एक पार्टिकल यहाँ पे, वो भी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, राइट। सो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के अंदर यही कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पार्टिकल जो है वो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ही रहते हैं, राइट, करेक्ट। Yes. चलो आगे चलो, अगला पार्ट। Determine the minimum time taken for the particle P to travel from its lowest point to its highest point. लोएस्ट पॉइंट से मतलब ये यहाँ पे आएगा पहले क्वार्टर ऑफ द वेव, फिर यहाँ पे आएगा मतलब हाफ ऑफ द वेव, मतलब उसको मतलब जो भी आपने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे उसने पहले तो टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड कितना आएगा? यस, हाउ मच? 0.25। It's 0.025. 0.025, राइट। सो ये बेसिकली टाइम पीरियड आ गया, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, उसको अपनी लोएस्ट पोजीशन से अपनी हाईएस्ट पोजीशन जाना है, इधर जाना है, इधर आना है, राइट। तो उसने कितने क्वार्टर कवर करने होंगे, मतलब वो कितना 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 ऑसिलेट होगा? क्या वो फुल ऑसिलेट होगा, या वो हाफ ऑसिलेट होगा, या क्वार्टर ऑसिलेट होगा? सर फिर से रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? देखो, उसने अपनी मैक्सिमम पोजीशन जाना है, राइट। अच्छा, एक मिनट। ओके, फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट। मेरे पास थोड़ी है। अच्छा, अच्छा, उसने कहा कि मिनिमम टाइम टेकन। ओके, सो बेसिकली पी अभी जो है ना इधर है, पी को इधर आना है, राइट।
ये चीज समझ रहे हो? जी सर। सही है। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो वेव है ये कितनी दफा ऑसिलेट होगी कि पी ऊपर आ जाए? सर क्वार्टर। क्वार्टर, ओके। सो क्वार्टर ऑसिलेशन का मतलब ये कि ये सिर्फ यहाँ पे आएगी, मीन पोजीशन पे आएगी, राइट? नहीं, इससे थोड़ा आगे। तो जब क्वार्टर, इसका मतलब है क्वार्टर तो नहीं होगी, तो इसका तो मतलब है फिर हाफ हाँ। होनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ। सही है, क्योंकि क्वार्टर पे यहाँ पे आएगी। सही है। हाफ पे मैक्सिमम पे जाएगी, फिर थ्री क्वार्टर पे वापसी मिनिमम पे, मीन पोजीशन पे आएगी, और फिर दोबारा से फोर, सारे क्वार्टर पे जाएंगे तो वापसी दोबारा से अपनी पी पी पे आ जाएगी, ओरिजिन, राइट? सो जी एक्चुअली हाफ ऑफ द ऑसिलेशन रिक्वायर्ड है, तो जो भी टाइम पीरियड है आप उसको हाफ कर दो तो आपके पास आ जाएगा, राइट? सो 0.0125, 12.5, हाँ सही है। अच्छा, उसने कहा कि स्टेट द नंबर ऑफ एंटी नोड इन द स्टेशनरी वेव। सो 1 2 3 4 5, 5, ओके, आगे आ जाओ। State the phase difference with its units between the vibrations of particle P and of particle Q. ओके, पार्टिकल पी इधर को है, पार्टिकल क्यू उधर है, कितना होगा? हम्म। यस। सर देखो, पार्ट फेज डिफरेंस के अंदर हमने बात की थी कि जो स्टेशनरी वेव होती है उसका फेज डिफरेंस जो है विद इन द लूप जीरो होता है, और आउटसाइड द लूप वो पाई का होता है। सो इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा, और अगर ये दो पार्टिकल हैं तो इनके बीच में जीरो का फेज डिफरेंस होगा। समझ रहा भाई? जी सर। पाई का फेज डिफरेंस आ गया। सही है, और आप यूनिट लगा दो डिग्रीज, राइट? चलो। Determine the speed of a progressive wave along the string. तो आ जाओ भाई, अगला पार्ट, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव अलोंग द स्ट्रिंग, ओके। सो इसमें क्या, V to F लैम्डा इस्तेमाल कर सकते सो आपने कहा कि भाई वी, सॉरी, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ओके। सो वी, एफ तो हमारे पास 40, राइट, फ्रीक्वेंसी में दे रखी है। हैं। जी लैम्डा, लैम्डा किस तरह से निकालोगे? अब आपको ये इतनी सारी वेव का वो दिया हुआ है, बेसिकली ये एक वेव, ये दो वेव, ये ढाई वेव। सो ढाई वेव आपके पास आ रही है, 2.5 वेव आपके पास आ रही है 2 मीटर्स के अंदर, राइट? सो अगर आपके पास एक वेव होगी तो कितने कितने मीटर के अंदर आएगी, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। सर 0.8। 0.8, राइट? सो वी हैव द लैम्डा एज वेल, 0. नहीं, ये ऊपर पाया था। ये आपने जो लिखा था। सॉरी, ये ऊपर आपने पाया लिखा था 2.5 के नीचे। पाई लिखा, अच्छा नहीं, ये 1 है, सॉरी। ये 1 है। सही, ये एक्स है। पाई कहाँ से आएगा सही। भाई, कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया क्या? कितना आ रहा है? सर 32। 32, परफेक्ट, सही हो गया। चलो, सर बोलिए। सर ऊपर जो फेज डिफरेंस लिखा है सर, वो कितनी वैल्यू होती है उसकी, मतलब पाई की? तो ये फेज डिफरेंस जो पाई है। 180, ओए तुम लोग को नहीं पता है? नहीं सर। कसम से? अच्छा, ओके, बता देता हूँ, देखो, सुनो सुनो। देखो, हमारे पास दो स्केल होते हैं, एक हमारे पास होता है डिग्री का स्केल, और एक हमारे पास होता है रेडियन स्केल, राइट? एक हमारे पास होता है डिग्रीज, और एक हमारे पास होता है रेडियन, राइट? डिग्री का स्केल स्टार्ट होता है 0 से लेकर 360 जाता है, राइट? रेडियन का स्केल स्टार्ट होता है 0 से लेकर 2 पाई तक जाता है, राइट? तो अगर तुमने छोटी वैल्यूज पे काम करना है, अच्छा, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, राइट? 360 इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, राइट? अगर यहाँ पे 180 आ रहा है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई या पाई, राइट? समझ पा रहे हो? यस सर। सही है। सो बेसिकली ये रिलेशन होता है कि पाई इज एक्चुअली 180 डिग्रीज, राइट? अगर आपने इंटर कन्वर्जन, ये A2 में आएगा, A2 के अंदर ये सिखाना है मुझे कि रेडियन और डिग्रीज का क्या रिलेशन है, आगे वहाँ पे यूज होता है। सो पाई इंटू 180, पाई इज एक्चुअली 180 डिग्रीज, और फिर आपने जो भी चीज़ निकालनी है वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, राइट? ओके सर। ओके, चलो, एक एक राउंड और चला लेते हैं, सही है, ताकि तुम लोग पक्के हो जाओ। अच्छा,
ये लंबी की हुई है उन्होंने, लेकिन चलो कर लेते हैं। ओके, राबिया से करवाते हैं। राबिया, जरा ये क्वेश्चन रीड करो प्लीज। अच्छा एक मिनट रुको रुको, भैया आप कर सकती हो, ये से सुनोगी? मुझे लग रहा है बरीरा से सुनेगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, आ जाओ राबिया, से आ जाओ, स्टार्ट करो। State the two conditions required for the formation of a stationary wave. हम्म The waves must travel in opposite direction हम्म with same speed, हम्म frequency, wavelength, and amplitude. गुड एंड ब्रो एक दूसरे के ऊपर भी तो लाना है ना, सुपर इम्पोज भी तो करवाना है ना, ओवरलैप ही नहीं होंगे तो फिर स्टैंडिंग वेव बनेगी कैसे? समझ पा रही हो? Yes. तो ये कहानी है, सही हो गया। सो यू हैव टू से कि ओवरलैप भी होनी चाहिए। अच्छा जनाब चलें आगे, आ जाओ भाई। अल्लाह। The sound from a loudspeaker is detected by a microphone that is connected to a cathode ray oscilloscope. Shows the trace on the screen of the CRO. ओके फाइन, आगे आ जाए। In air, the sound wave has a speed of 330 meters per second and a wavelength of 0.18 meters. Calculate the frequency of the sound wave. ओके तो बहुत आसानी से निकल आएगा, राइट? Yes. v इक्वल्स टू एफ लैम्डा अगर आप करोगे, सो 330 डिवाइड बाय 0.18, सो यहाँ से आ जाएगी एफ। ओके 1833. कितना? 1383? 1833. ओ सॉरी 1833। ओके सो इसका मतलब है 1800 बोलोगे यहाँ पे आप, राइट? आपको जो है ना 2SF के अंदर देना होता है, राइट? आगे आ जाओ। Determine the time-based settings in ओके seconds cent. Of the CRO. अच्छा सो सबसे पहले तो हम अगर बॉक्सेस गिन लें कि कितने बॉक्सेस में आ रही है एक वेव। सही है, इन्होंने कहा हुआ है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, 5 स्मॉल बॉक्सेस, यानी 1 सेंटीमीटर। सही है, इधर भी, राइट? सो 1 सेंटीमीटर इज एक्चुअली इक्वल टू, मतलब वो कितने बॉक्सेस आ रहे हैं वो हमने देखने हैं। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके एंड देन 1 2, राइट? सो बेसिकली हमारे पास, अच्छा हमें एग्जैक्ट वैल्यूज लेनी होगी तो चलो हम एक काम करते हैं, आगे ले जाते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। सही है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बेसिकली वी हैव 8 कंप्लीट बॉक्सेस, और 8 कंप्लीट बॉक्सेस में वी हैव 1.5 waves। सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन वन वेव, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? कि मुझे पता चल जाए कि एक वेव कितने डब्बों में आ रही है, राइट? तो 8 डिवाइड बाय 1.5 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 5.3. 5.3, परफेक्ट। सही है, सो हमें ये पता चल गया, अबे भाई हटना। सो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास 5.3 बॉक्सेस आ रहे हैं, राइट? एंड अच्छा यहाँ से फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड अगर आप निकाल लो, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी 1833। जरा ये निकाल लो कितना आता है। 0.0005. अरे 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 मिली सेकंड में बता दे भाई। ईएनजी तो बात होगी। 0.55 milliseconds. ओ 0.55 मिली सेकेंड्स। ओके सो हमारे पास जो है ये आ गया टाइम पीरियड, राइट? और हमें निकालना है टाइम बेस। टाइम बेस बोले तो कि एक छोटे स्मॉल बॉक्सेस को में कितना टाइम लगेगा वेव को पास होने में, राइट? सो अगर हम 0.55 डिवाइडेड बाय 5.3 कर दें,
एंड दिस इज मिली सेकेंड, राइट? सो अगर हम इसको डिवाइड बाय 5.3 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना आ रहा है, राइट? 0.104. 0.0 104. 4। ओके, इन कंबख्तों ने मांगा हुआ है सेकंड्स के अंदर, तो इसका मतलब है कि 0.001104 या 110 सही है, सही। चलो आगे आ जाओ। The intensity of the sound from the loudspeaker is now halved. The wavelength of the sound is unchanged. Assume that the amplitude of the trace is proportional to the amplitude of the sound wave. Sketch the new trace shown on the screen of the CRO. हम्म उसने देखो तुम्हें क्या कहा हुआ है, क्या चीज उसने चेंज की है, Intensity. और इंटेंसिटी कितनी कर दी है? Half. हाफ कर दी। तो एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? क्या एम्पलीट्यूड हाफ होगा या कुछ और फैक्टर से कम होगा? यस, देखो हमने ये बोला होता है, बोलो बोलो क्या बोल रही हो? Amplitude half हो जाएगा. कुबे, देखो हमें ये पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट? Yes. सो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे हमारे पास अगर एम्पलीट्यूड चेक करें तो हमारे पास तकरीबन 2 बॉक्सेस का आएगा एम्पलीट्यूड। वन, एक मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2। सो बेसिकली 2.4 का हमारे पास 2.4 की लेंथ आ रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, राइट? सो जब इंटेंसिटी हमारे पास आई की थी तो हमारे पास जो ए आ रहा था वो हमारे पास आया था 2.4 का, राइट? और जब उसने इंटेंसिटी को हाफ कर दिया, लेट्स से दिस इज आई नॉट, सो दिस इज, जब उसने हाफ ऑफ आई नॉट किया तो उस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना आएगा, राइट? तो वो हमने निकालना है। सो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डैश टाइम्स आई नॉट इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर इंटू आई नॉट ओवर 2, राइट? सो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 2.4 टाइम्स 2.4 का स्क्वायर इंटू 1/2, सही है? और ये स्क्वायर, इसको रूट कर दो वहाँ ले जाके, सही। सो ये तुम्हारे पास कैंसिल हो जाएगा, जरा निकालो कितना आता है। ए इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाई √2। तुम लोग को ये मैथ समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? समझ आ गया. ओके, दूसरे बच्चों को जो मैथ्स नहीं पढ़ते उनको? चलो मान लेते हैं 1.7. 1.7, ओके। 1.7 का एम्पलीट्यूड आ रहा है, सो इसका मतलब है कि जो इसकी हाइट होनी चाहिए 1.7 बॉक्सेस पे होनी, 1.7 तक आनी चाहिए, राइट? सो 1.7 का मतलब है 0.2 4 6 8 10, यानी 1 1.2 1.4 1.6 1.7 यहाँ तक आ जाएगी, सही। सो बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये सिर्फ चीज़ चेंज होगी, राइट? समझ पा रही हो ना? Yes, sir. ये यहाँ तक होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होगा। चलो आगे आ जाओ। The यस। loudspeaker in B is held above a vertical tube of liquid as shown in figure 4.2. फिर नीचे कर दें. हम्म A tap at the bottom of the tube is open so that the liquid runs out of a constant rate. The wavelength of the sound from the loudspeaker is 0.18 meters. The sound that is heard first becomes much louder when the liquid surface reaches level A. The next time that the sound becomes much louder is when the liquid surface reaches level B, as shown in figure 4.3. ओके, आ जाओ। Calculate the vertical distance between level A and level B. हम्म
एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, किस तरह से निकालोगी? Wavelength deviates 0.1 meters. तो क्या क्या जहन में आ रहा है, कुछ आ रहा है? Level A पे first fundamental harmonic वाला formula है इसमें. अच्छा देखो देखो, नहीं सबसे पहले तो ये बनाओ कि किस तरह से। देखो लेवल ए पे तुम्हें क्या दिख रहा है? लाउड साउंड, ऐसे ही। Yes. लेवल बी पे भी लाउड साउंड दिख रहा है। जी. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास इस तरह से हो जाएगा, राइट? Yes. तो और ये अगर आप देखो, यहाँ पे भी एंटी नोड है, यहाँ पे भी एंटी नोड है। तो इन दोनों के बीच में कितनी कितनी वेवलेंथ आ रही है? आधी है, क्वार्टर है? आधे. आधी है, तो वेवलेंथ इसने दे रखी है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, राइट? Yes. ओके, मे बी तुम ये सोच सकती हो कि भाई ये तो क्लोज एंड है, यहाँ पे तो एंटी नोड बन रहा है, नोड बनने से एंटी नोड कैसे बन रहा है? तो देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि जैसे जैसे अब पानी नीचे जाता रहेगा तो वैसे वैसे यहाँ पे साउंड जनरेट होगा, ये पानी और नीचे होगा, सही है? ये पानी और नीचे होगा, यहाँ पे कहीं जाके नोड बनेगा और वो ऊपर एंटी नोड बन रहा होगा, राइट? तो इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना। सही हो गया? सो 0.9। 0.09. ओके, चलो आगे आ जाओ। On figure 4.3, label with the letter and the positions of the nodes of the stationary wave that is formed in the air column when the liquid surface is at level B. ओके ओके, कहाँ पे क्या आएगा? अच्छा एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने गलत किया ये वाला पार्ट। रुको रुको रुको, लेट मी सी द मार्किंग की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो ये रहा, ओके। ओके सही है, 0.09 ही आ रहा है। ओके ओके, तो बेसिकली एंटी नोड यहाँ पे आ जाएगा, नोड यहाँ पे आ जाएगा, राइट? यस ब्रो, क्लियर हो रहा है? Yes. अच्छा Sir, इन्होंने at level B बोला है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सोच लो फिर सवाल से सोचते हैं। तो अगर हमारे पास लेबल विद द लेटर एंड द पोजीशन ऑफ द नोड्स, इसका मतलब एक नहीं बनेगा, ऑफ द स्टेशनरी वेव दैट इज फॉर्म्ड इन द एयर कॉलम व्हेन द लिक्विड इज एट द लेवल पी। ओके, अच्छा चलो एक मिनट, तो फिर इसको ना थोड़ा सा तमीज से रिक्रिएट करते हैं। बेसिकली जब यहाँ पे वेव होगी तो ये बनेगा क्वार्टर, लाइक दिस। फिर यहाँ पे जब वेव होगी तो ये बनेगा क्वार्टर, लाइक दिस। ओके, तो ये दिस इज द करेक्ट पोजीशन, राइट? तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा एक नोड, एक नोड, और यहाँ पे आ जाएगा एक और नोड, राइट? दोनों क्लोज एंड है, तो क्लोज एंड, अच्छा वो मैंने गलत बात बता दी थी कि ओपन एंड पे हमने और क्लोज एंड पे हमने एंटी नोड बना दिया था, सही है? तो ये हमारे पास जो है क्लोज एंड पे नोड आ गया, और यहाँ पे भी नोड आ गया, और एक लाउड साउंड हमें यहाँ सुनाई देगा और एक लाउड साउंड हमें इधर सुना दे देगा, सही है? चलो, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, तो ये हमने मार्क कर दिया। ओके आगे आ जाओ। The mass of liquid leaving the tube per unit time is 6.7. The tube has an internal cross-sectional area of 13 centimeters square. The density of the liquid is 0.79. Calculate the time taken for the liquid to move from level A to level B. तो बहुत ही घटिया बात कर दी इन्होंने, पता नहीं कहाँ से रिलेट करेंगे बंदा। अच्छा हो जाएगा क्या, रिलेट हो जाएगा क्या, क्या बोलती हो? ओके लेट्स लेट्स ट्राई।
अजीब बात की हुई है तो ओके लेट्स सी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम राइट एंड उन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 0.79 राइट और ओके उन्होंने हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और लेंथ हमें दी हुई है ओके तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा राइट एंड वी हैव मास पर यूनिट टाइम राइट तो वॉल्यूम में हमारे पास आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ राइट और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मास सही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 13 right and the mass of the liquid leaving the tube per unit time ओके लेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.09 की क्योंकि उतना डिस्टेंस उसने ए से बी ट्रेवल किया है तो 0.09 ये आ गया वॉल्यूम राइट सो जरा इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मास 0.79 इंटू 13 इंटू 0.09 ब्रो समझ में आया आपको ये ऊपर से क्या ऊपर से क्या? ओके ओके आई एम सॉरी अच्छा जी ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है जी ओके वॉल्यूम हमारे पास होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट राइट यस तो मैंने उसकी जगह ये रख दिया ओके डेंसिटी उसने दे रखी है 0.79 0.79 आ गई राइट यस अच्छा अब कुछ एक तो शायद टेंशन हो देखो इसने डिस्टेंस हमें 0.9 मीटर्स के अंदर दिया हुआ है बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर के अंदर चल रही है ये ग्राम्स पर सेकंड है और डेंसिटी सेंटीमीटर अगर डेंसिटी ग्राम के अंदर होगी तो मास भी ग्राम के अंदर है तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा उसको कोई मसला नहीं है अच्छा जी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में चलो इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कर लेंगे तो ये बेसिकली 9 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट तो यस सही है ना ताकि हमारा यूनिट सेम रह सके ओके सो डेंसिटी हमारे पास ये आ गई सही है मास इज एक्चुअली अननोन राइट अभी हम ये इस चीज को प्लीज इग्नोर करना सही है मास इज एक्चुअली अननोन फॉर नाउ सही है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास आ रहा है 13 राइट सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ राइट और डिस्टेंस हमारे पास है 9 मीटर का राइट ब्रो क्लियर हुआ जी सर सही है सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट हमारे पास क्या हो जाती है हमारे पास जो है वो वॉल्यूम हो जाएगा सो 0.79 इंटू दिस वैल्यू तो उससे हमारे पास मास कितना आ जाएगा जरा निकालो 92.43 ओके सो मास हमारे पास आ रहा है 92.43 ओके सो अच्छा उसने हमें दे रखा है कि मास पर सेकेंड इज 6.7 राइट क्योंकि ग्राम पर सेकेंड इज बेसिकली मास ओवर टाइम राइट सो वी हैव द मास एज 9.2 तो मास की जगह पे हम 9.43 रख देते हैं तो टाइम को अगर आप सब्जेक्ट बना लो 6.7 टाइम समझ में आया ये गया ऊपर से गया नहीं सर समझ आ गया ओके बेहतरीन हो गया वो तुम लोग औरों को समझ में आ रहे हैं सारे सुन बैठे हुए हो सर आ रहा है समझ। पक्का ना कासिम भाई आपको जी सर आ रहे हैं। चलो बेहतरीन है बहिरा भी समझ ही रही होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 13.8 13.8 14 दे देते सही चलो सही हो गया क्लियर हो गया यस चलो भी बस करते हैं यार अभी हिम्मत नहीं है अच्छा जी ओके गाइस टेक केयर अल्लाह हाफिज़